है गाजियाबाद का। दिखाइए दिखाइए। वो मुसलमानों के साथ जो हुआ है वो ये वीडियो है, जरा सा साउंड भी आ जाए, गौर से देखिए इस वीडियो को। ये गाजियाबाद का वीडियो है, मैं बता देता हूँ, इतने व्यूवर ये वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर। ये कल की घटना है, मुसलमान हैं और यहाँ झुग्गी डाले हुए हैं गाजियाबाद में सेक्टर 11 में, और गैर मुस्लिम तंजीमें आती हैं और लाठी डंडे से उन पर हमला किया जाता है, बुरी बुरी गाली दी जाती है। आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर मजहबी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, झूठ नहीं बोलो, गबन नहीं करो, करप्शन नहीं करो, गरीबों का माल मत खाओ, और आप ही गरीबों का माल खा रहे हैं, आप ही करप्शन करवा रहे हैं, आप ही लूट मचाए हुए हैं। तो कहना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में करप्शन हो रहा है। हाँ रे बाबा, वक्फ बोर्ड में जो करप्शन है वो दुनिया, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी बोर्ड में, दुनिया के किसी तंजीम में, दुनिया के किसी महकमे में इतना बड़ा करप्शन नहीं है जो वक्फ बोर्ड में है। वक्फ बोर्ड में कई हजार मुकदमे सालों से, कई बरसों से लंबित हैं। क्या मुकदमा रहता है साहब? मुकदमा रहता है दावे का या मुतवल्ली का, यानी मुतवल्ली हम होंगे कानूनी या आप होंगे। कितना देर लगता है फैसला करने में? 1 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना। आपको यह जानने में कि वाकई इस प्रॉपर्टी की निगरानी का हक कानूनी किसका है, यह जानने में आपको 20 साल लग रहे हैं। आपको ये फैसला करने में 20 साल लग जा रहा। सरकार को बिल बनाने का अधिकार है और आवाम को अपनी राय रखने का हक है, इख्तलाफ का भी हक है। सो मुस्लिम तंजीमों ने जो इख्तलाफात का इजहार किया है उसको अक्सर मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता है कि नहीं सारे इख्तलाफात गलत हैं, लेकिन सरकार के सारे बिल को भी आप मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। इसमें जो अहम बात है, जो मुसलमानों को समझने की असल ज़रूरत है और जो मेरी राय इसमें अक्सर रहती है और मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले उस बात को समझाने के लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके व्यूवर्स वो देख लेंगे तो शायद वो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी कल का यह हादसा है गाजियाबाद का। दिखाइए दिखाइए। वो मुसलमानों के साथ जो हुआ है वो ये वीडियो है, ज़रा सा साउंड भी आ जाए। गौर से देखिए इस वीडियो को। ये गाजियाबाद का वीडियो है, मैं बता देता हूँ, इतने व्यूवर ये वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर। ये कल की घटना है, मुसलमान हैं और यहाँ झुग्गी डाले हुए हैं गाजियाबाद में सेक्टर 11 में, और गैर मुस्लिम तंजीमें आती हैं और लाठी डंडे से उन पर हमला किया जाता है, बुरी बुरी गाली दी जाती है, अल्लाह रसूल को गाली बक्का जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है गाली। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ असल, ये झोपड़ी एक जगह सिर्फ गाजियाबाद में नहीं है, मुल्क के कोने कोने में मुसलमानों की बड़ी आबादी। दिल्ली देश की राजधानी है और ओखला मुसलमानों की राजधानी है। ओखला में रमज़ान में आप देखते होंगे कि कोई होटल, कोई गली, कोई चौक, कोई चौराहा, नकाब वाली औरतें जो भीख मांगती हैं वो, और जो दाढ़ी टोपी वाले हमारे बुजुर्ग भीख मांगते हैं वो, उनकी तादाद यहाँ हज़ारों में, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में, और उनकी झुग्गी डली रहती है मेट्रो के पीछे उस जंगल में जामिया के पास। सवाल ये पैदा होता है, ये लोग हैं कौन और कहाँ से आते हैं? इसकी जांच कौन करेगा? कहा जाता है ज़कात की रकम तुम्हें किसी को देनी हो तो ज़रा मुस्तहिक का पता लगा लो, ये बेहतर और अफजल है। तो वक्फ बोर्ड में क्या है? वक्फ क्या है? वक्फ वो संपत्ति है जो कोई भी ईमान वाला अपने कौम के गरीब लोगों के मफाद में, उनके तालीमी, माशी, समाजी तरक्की के लिए अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता है। मकसद वाकिफ का, यानी कि वक्फ करने वाले का, दान दाता का मकसद क्या है? उसका मकसद है कि गरीबों का भला हो जाएगा और हमें नेकी मिल जाएगी। करोड़ों की संपत्ति मुसलमान का एक बड़ा तबका जिसे अल्लाह ने नवाजा, उसने वक्फ किया। उसके जहन में यह था वक्फ करते वक्त कि वक्फ अलल कौम कर रहा हूँ,
कौम के दबे कुचले पिछड़े मार्जिनलाइज सेक्शन जो हाशिए पर खड़ा है, जो मजबूर है, जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकता, अच्छा इलाज नहीं करा सकता, अच्छा व्यापार नहीं कर सकता, अच्छी नौकरी नहीं कर सकता, वैसे लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस संपत्ति का इस्तेमाल होगा। अब सवाल यह पैदा होता, टीवी पर बार बार दिखाया जा रहा, भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। कोई सफाई नहीं देता है कि भाई ये संपत्ति दो किस्म के हैं। वक्फ के पास जो संपत्ति है वो दो तरह के हैं। मैंने एक चैनल पर इस बात को रखा, एक है कमर्शियल, एक है नॉन कमर्शियल। वक्फ के नाम पर जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है और जो ईदगाह है, वो खर्च मांगता है, देता नहीं है, यानी उसके मेंटेनेंस में खर्च लगते हैं। आपने 8 लाख एकड़ जमीन बता दिया, लेकिन 4 लाख एकड़ से अधिक जमीन है मस्जिद, कब्रिस्तान और ईदगाह है, यानी कि नॉन कमर्शियल है, बल्कि एक्सपेंसिव है, उसमें खर्च होता। बाकी जो कमर्शियल है उसमें दो तरह के, एक तो इंक्रोचमेंट में है, कब्जे में है, दूसरे के जो कब्जा से मुक्त है उसकी जो आमदनी आती है उसका ऑडिट आज तक मुल्क के मुसलमानों के सामने वक्फ का लेखा जोखा किसी ने पेश नहीं किया, आज तक नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है, अभी तो सरकार ये बिल ला रही है ताकि के महिलाओं को, बिछड़ों को और जो बच्चों की परवरिश के लिए ये रकम वहाँ खर्च किया जाए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप किसी भी मुस्लिम लीडरों से पूछिएगा कि सन 2023 में, अभी 24 का नहीं पूछ रहा हूं, 2023 में वक्फ की, मैं दिल्ली को ही लेता हूं, मैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट की वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, दिल्ली, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट के वक्फ बोर्ड के बारे में मुस्लिम दानिश्वरों से और वो तबका जो मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करता है उनसे पूछिए कि सन 2023 में वक्फ की आमदनी कितनी थी और खर्च कितना था। मेरा दावा है 100%, 100, उसमें वक्त के चेयरमैन को भी शामिल कर लीजिए, 99.9 नहीं, 100% लोग हाथ खड़े कर देंगे, भैया ये तो नहीं पता कितनी आमदनी। क्यों? आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर मजहबी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, झूठ नहीं बोलो, गबन नहीं करो, करप्शन नहीं करो, गरीबों का माल मत खाओ, और आप ही गरीबों का माल खा रहे हैं, आप ही करप्शन करवा रहे हैं, आप ही लूट मचाए हुए हैं। तो कहना चाह रहे वक्फ बोर्ड में करप्शन हो रहा है? हाँ रे बाबा, वक्फ बोर्ड में जो करप्शन है वो दुनिया, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी बोर्ड में, दुनिया के किसी तंजीम में, दुनिया के किसी महकमे में इतना बड़ा करप्शन नहीं है जो वक्फ बोर्ड में है। वक्फ बोर्ड में कई हजार मुकदमे सालों से, कई बरसों से लंबित हैं। क्या मुकदमा रहता है साहब? मुकदमा रहता है दावे का या मुतवल्ली का, यानी मुतवल्ली हम होंगे कानूनी या आप होंगे। कितना देर लगता है फैसला करने में? 1 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना। आपको यह जानने में कि वाकई इस प्रॉपर्टी की निगरानी का हक कानूनी किसका है, यह जानने में आपको 20 साल लग रहे हैं। आपको यह फैसला करने में 20 साल लग जा रहा और फिर भी नहीं कर पा रहे आप। जमीन आपकी है या हमारी है, आपको यह जानने में, आपका ट्रिब्यूनल है। मैं कोर्ट पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट में तो हिंदुस्तान में चल ही रहा, साल मसला चल रहा, लेकिन जब वक्त का अलग से ट्रिब्यूनल है तो फिर आपके फैसले में देरी क्यों? 5000 से अधिक मुकदमे डिस्प्यूट के हैं मुतवल्ली वाले, 2-2.5 से अधिक हैं कब्जे वाले, दावे वाले, यानी कई हजार मुकदमे ऑलरेडी वक्त के जो हैं वो चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में। तो मौलाना ये बताइए, ये संशोधन जो बिल आ रहा है नहीं, इसके खिलाफ है या फेवर में, आप ये बता दीजिए। वहां आ रहा हूं ना 2-4, तो ये मुकदमे हैं जो जेरे बहस है और सुनवाई चल रही है उसकी, वो पेंडिंग है यानी लंबित है, ठीक है। वो अदालत में उस जो है वो फाइल जो है वो धूल फांक रहा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड के जितने अब तक चेयरमैन हुए हैं उनके संपत्ति की आप जांच कीजिए, जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे तब और जब बने तब, दोनों की संपत्ति का जांच मुसलमान खुद अपने से कर ले, किसी सीबीआई और ईडी की जरूरत नहीं है। 20 गुना से लेकर 100 गुना तक उनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ है, चाहे वो किसी भी राज्य के चेयरमैन हो, बंगाल के हो, बिहार के हो, यूपी के हो। मैंने 1-2 केस की पैरवी की वक्फ बोर्ड में, तो मुझे एहसास हुआ कि वक्फ बोर्ड में कोई मसले का कभी हल जिंदगी में होता नहीं है और वक्फ बोर्ड में बगैर रिश्वत के कोई काम कोई करता नहीं है। वक्फ बोर्ड का वकील हो, वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर हो, वक्फ बोर्ड का सीईओ हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, सब के सब रिश्वत पर टिके हुए हैं। एक बात अब हो गई। अब दूसरा सवाल, वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के इमाम का तनख्वाह देती है। पूरा प्रचार किया भाजपा लॉबी ने, यानी राइट विंग ने, कि
कि सरकार इमाम को तनख्वाह देती है, जब इमाम को तनख्वाह देगी तो पुजारी को भी देना पड़ेगा। इंसाफ की बात यह है कि किसी भी इमाम को सरकार तनख्वाह नहीं देती है, मुसलमान खुद देता। तो फिर यह अफवाह कैसे उड़ा? अफवाह इसलिए उड़ा कि वक्फ बोर्ड के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जिसको वक्फ बोर्ड को देना था वो सरकार से ग्रांट मांगती है वक्फ बोर्ड के, हमारे पास पैसे नहीं है, आप कुछ हमको मदद दीजिए, ग्रांट। सरकार ग्रांट देती है तो उससे तनख्वाह आप देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों सरकार के पैसे से आप तनख्वाह दे रहे हैं? कैसे बताया जाता है वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, यानी कि रेलवे और सेना के बाद सब में ज़्यादा प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद भी पैसे नहीं है। सरकार से ग्रांट ले रहे हैं, भीख ले रहे हैं। 8-8 महीने इस दिल्ली में मैं खुद कवर किया हूं, इस दिल्ली में वक्फ के स्टाफ हड़ताल पर थे, तनख्वाह नहीं मिला, वक्फ के इमाम हड़ताल पे थे, तनख्वाह नहीं मिला। सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? कैसे मुसलमान हैं आप? क्या आप अपनों से पूछना ही नहीं जानते? सारा सवाल मोदी से ही करिए, ठेका ले लिया मोदी ने आपका, आप शराब पीजिए, आप जुआ खेलिए, आप क्या कहते हैं सारी बुराई आप कीजिए, लूटिए खसोटिए, सवाल मोदी से कीजिए। हम अगर गबन कर रहे हैं वक्फ की संपत्ति जो गरीबों के हक का है, अगर हम उसको मार रहे हैं गरीबों का, यतीमों का हक, तो हम अपने से सवाल नहीं पूछेंगे। हम मुसलमान हैं, पहले हमको अपने से पूछना चाहिए। अब संशोधन की बात आई, तो इंटरनल देखा जाए मौलाना, इस बिल का आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल का समर्थन और विरोध अभी बताता हूं। जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं भारत की और जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं इस्लाम और मुसलमान के नाम पर, उनके दफातर तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बने हुए हैं। क्या उनको यह हक हासिल है कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर दफ्तर बनाए? क्योंकि वक्फ बोर्ड वक्फ करने वाले ने ये मकसद तो नहीं बताया था। एक भी पूरे भारत में वक्फ बोर्ड का अस्पताल बताइए, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, कि एक अस्पताल हो रन बाय वक्फ बोर्ड फला फला, नहीं। क्यों? एक यूनिवर्सिटी बताइए, नहीं। क्यों? कोचिंग सेंटर बताइए, नहीं। क्यों? मतलब ये भाई सारा पैसा जा कहाँ रहा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जा कहाँ रहा? ये जा कहाँ रहा? शुरू से अब तक कांग्रेस और दूसरे सेकुलर पार्टियों के दौरे हुकूमत में, चूंकि वक्फ का जो एक्ट तैयार हुआ 55 से लेके 2013 तक जितने भी तरामीम हुए, जितने भी संशोधन हुए, उसमें वक्फ को इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा दिए गए। उस इख्तियार का फ़ायदा क्या हुआ कि सरकार जिसकी रहती थी, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उस पार्टी का होगा, ये तो शर्त है। अब वो सरकार में बैठे बड़े बड़े दबंग नेता वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर, नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम नेताओं ने कम से कम सैकड़ों प्रॉपर्टी गैर मुस्लिम लीडरों ने कब्जा कर रखा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर। ये जो एंटेलिया का नाम आप सुने हैं, अडानी की बिल्डिंग जो है, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बेचा था जी, और बगैर मर्जी के बेचा था, रूल को तोड़कर, नियमों का उल्लंघन करके बेचा था, और वो खरीदा है अंबानी ने एंटेलिया को। वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जाता है कि ना बेच सकते इसको, ना जाती काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह के नाम पे अल्लाह की है, तो इसको ना सेल नहीं कर सकते। फिर उसके बावजूद कैसे बेचा जा सकता है? ये अल्लाह बताइए। के नाम की संपत्ति को जब मुल्ला खाएगा तो पंडित कैसे भूखा रह जाएगा? अल्लाह के नाम की संपत्ति का बंदर बांट जब मुल्ला करेगा तो फिर पंडित भी पीछे से कब्जा करेगा। जो बेचा गया, जब आपको हक नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल चीज़ है, ये हस्तांतरित नहीं हो सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता, और अगर किसी को देना होगा तो उसका एक रूल बना हुआ, उसको फॉलो करना होगा, तब जाकर लीज पर आप किसी को दे सकते हैं। तमाम रूल, नियमों और उसूलों को धत्ता बताकर। मौलाना अब इतना बता दीजिए, बिल के फेवर में है या फिर आप अगेंस्ट हैं, ये बता दीजिए। हम संशोधन के समर्थन में, लेकिन 40 जो संशोधन है उस सब पर मेरा समर्थन नहीं है। हमने ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया है, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। मैं सरकार को भी दूंगा। मुखालिफत किस पर है ये बताइए? मुखालफत पहले अपनों से है। आपने गलत बिल की बात हो रही है। बिल पे कई चीज़ों पर मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, लेकिन जो लोग आज गले फाड़ फाड़ के बिल का विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछूं, उन्होंने 40 पॉइंट का विरोध कर दिया। दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं ना, मौलाना ने इतनी सारी बातें कही और बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, उसके बावजूद ये भी जानना चाह रहे हैं कि बिल के समर्थन में है। आप बता रहे जिसे समर्थन पूरा है, आधा है, किस पर है, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए ना। मैंने नाम तो किसी का लिया ही नहीं। जो लोग होंगे, चोर को खुद डर लगेगा, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। और मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं, इतना समझदार है, वो निगाह दौड़ा के देख लेगा। अब मैं बिल जो 40 संशोधन हुए उसमें सिर्फ 4 पॉइंट पर आपत्ति है, ठीक है। एक कि नॉन मुस्लिम को इसमें मेंबर बनाया जाएगा, वो बिल्कुल सरासर गलत है, उसूल की खिलाफ वर्जी है। नॉन मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए। ये संपत्ति खालिस फी सबीलिल्लाह दिया गया है, इसके देख रेख का तौर तरीक़ा तय है, उसमें मुसलमान ही रहेंगे। लेकिन चूँकि मुसलमान फेल हो गए हैं अपनी साख बचाने में, मुसलमान अपने ईमानदारी का पैगाम देने में फेल हो गए हैं, सरकार ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जो उसमें नॉन मुस्लिम को भी रखने की बात कही है। दूसरी आपत्ति है कि जो आपने दायरा बनाया है कि अब लैंड कमिश्नर जो है इस डिस्प्यूट को देखेगा, वो आपत्ति योग है।
जब अफसरान के हाथ में अधिकार चले जाएंगे तो अफसरान तो स्टेट गवर्नमेंट के मातहत काम करते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, अब कोई भी डीएम या लैंड कमिश्नर की क्या हिम्मत है कि योगी जी के मर्जी के खिलाफ कोई फैसला दे दे, तो इनडायरेक्टली अब सरकार इसको लूटेगी, ये भी तय है। लेकिन सरकार को कसूरवार नहीं है, चूंकि हमने 75 साल लूट लिया और सरकार ने देख लिया कि ये चीज़ ही लूट की है, जिसके लिए है वही लूट रहा। लेकिन मौलाना एक सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट में जिस तरह किरण रिजिजू ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जिस तरह ये तकसीम, जब भारत की तकसीम जब हुआ था 1947 में, तो वहाँ यहाँ से जो मुसलमान गए वहाँ पर तो यहाँ के मुसलमान ने अपनी ज़मीनें जो है वो वक्फ करके चले गए, लेकिन वहाँ के जो हिंदू आए वहाँ के सरकारों ने कब्जा लिया। तो यहाँ इस बात पे कितनी सच्चाई है ये बताइए। देखिए, सवाल जब बाज़ार में आता है ना, तो जवाब देने वालों को अपने आप को तैयार रखना चाहिए, मुताला करना चाहिए। यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, 90% मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ कर गए, वो एनिमी प्रॉपर्टी है, सरकार के पास है। तो किस आधार पे बताया जा रहा है कि वक्फ करके गए? गलत बताया जा रहा, फर्जी आंकड़ा दिया जा रहा। जैसे 8 लाख एकड़ आंकड़ा है, ये भी फर्जी आंकड़ा है। 8 लाख एकड़ में 4 लाख से अधिक तो ईदगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद है। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये बातें कही है। माइंड गेम है, यही तो जो असल डिबेट का मुद्दा है, उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा। डिबेट का मुद्दा ये था कि आप 8 लाख एकड़ क्यों बता रहे हैं। जो कब्रिस्तान है वो तो मेंटेनेंस और मांग रहा, जो मस्जिद है वो मांग रहा, जो ईदगाह है वो मेंटेनेंस मांग रहा। कमर्शियल तो है ही नहीं। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल को आप हमारी संपत्ति में बताकर और नॉन मुस्लिम के दिमाग को ये कह रहे हैं कि देखो इतना इन लोग के पास है, इतना। एक बात। दूसरे, जो एनिमी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं वो वक्फ करके गए, बिल्कुल गलत। एक भी आंकड़ा नहीं, 90% मुसलमान छोड़ के गए और वो चले गए तो चले गए। पूरा करोल बाग, हकीम अजमल पार्क आपने करोल बाग में सुना होगा, तिब्बिया कॉलेज आपने करोल बाग में सुना होगा। करोल बाग का नाम बड़ी काफ से है, करोल बाग। बड़ी काफ आखिरी में गैन है, ये हिंदुओं का नाम नहीं होता है जिसमें आइन गैन का इस्तेमाल होता है और बड़ी काफ अशीन का, वो मुसलमानों की जगह होती है। पूरा करोल बाग जो है वो मुसलमानों का हल्का था, उसको छोड़कर लोग चले गए। करोल बाग में सिंधियों की जितनी आबादी है, पूरा मैं बता रहा हूँ, टैंक रोड से लेकर और आनंद पर्वत तक और हकीम अजमल का पार्क तक। मैं मुस्लिम लीडरों का तो ये डीप स्टडी क्यों नहीं करते आप। ये पूरा हल्का मुसलमानों का था जो पाकिस्तान चले गए और उन सबों पर सिंधी कब्जा किए हुए हैं। अगर वो वक्त में देकर जाते तो हम उस सिंधी को निकालते या मुकदमा करते या दावा करते। हमने तो दावा नहीं किया। इसका मतलब एनिमी प्रॉपर्टी था और सरकार ने जिसको जहां बसा दिया वो वहीं का मालिक हो गया। आज वो सिंधी अरबोंपति है। पूरा टैंक रोड, पूरा करोल बाग, खान गफ्फार मार्केट, हकीम अजमल खां पार्क, तिब्बिया कॉलेज रोड, वो जो पूरा हल्का है, मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद पर्वत के पहाड़ तक, वो पूरा मुस्लिम आबादी थी वो। और वो सब के सब पाकिस्तान गए थे। वो जो सिंधी बसे हैं उनका वाकया ये है हिस्ट्री में कि वो जो पाकिस्तान से हिंदू भाग कर आए सिंधी, उन्हें लाल किला के प्रांगण में यानी बाहर वाले हिस्से में खेमा गाड़ के रखा गया था। रात में अचानक जामा मस्जिद के मुसलमानों से उनका मुठभेड़ हो गया। उसके बाद सरकार ने उनको करोल बाग में बसा दिया, खाली जगह में। वो सब मुसलमानों की ज़मीन थी। तो कौन सा ज़मीन मुसलमानों ने क्या कहते हैं वक्फ कर दिया। अरे इक्का दुक्का लोग जो बहुत काबिल पढ़े लिखे थे, उनको लगा कि इस मुल्क से हमको जाना है, वो गए, वो वक्फ करके गए। एक बात आप कहते हैं कि जो हिंदू वहाँ से आए उनकी ज़मीनें जो हैं सरकार ने सीज कर ली। आपने भी तो ज़मीनें सीज की और सरकार को ये हक है सीज करने का। सारी ज़मीनें सरकार को हक है सीज करने का। आप ये इल्ज़ाम मत लगाइए। कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुस्लिम परस्त पार्टी थी। अरे कांग्रेस ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस ने तो हमको तबाह बर्बाद कर दिया। आप कांग्रेस पर आरोप लगाकर मतलब एक ऐसा खेल सियासत में है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा। भाजपा कांग्रेस को मुस्लिम परस्त कह देती है।